गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10 यूपी बोर्ड। देखिए हम लोग हिंदी गद्यखंड में आज चौथा चैप्टर पढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके द्वारा लिखा गया निबंध भारतीय संस्कृति के बारे में। पहले राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 में बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में एक कायस्थ परिवार में, यानी कायस्थ कास्ट के हुआ था। इनके पिता का नाम श्री महादेव सहाय था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए तथा अंग्रेजी विषय से एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। उसके बाद इसी कॉलेज से इन्होंने एलएलएम की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। इसी कॉलेज से इन्होंने एलएलबी की तथा एलएलएम जैसे बीए के बाद एमए होता है, इसमें देखिए ये कुशाग्र बुद्धि, लगनशील तथा परिश्रमी होने के कारण प्रारंभ से लेकर अंत तक इन्होंने सभी परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्या ये कुशाग्र बुद्धि के थे, लगनशील थे, मेहनती थे, इसलिए प्रारंभ से लेकर अंत तक जितनी भी परीक्षाएं इन्होंने दी सब में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। अध्ययन समाप्त करने के उपरांत इन्होंने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ समय तक अध्यापन किया। मुजफ्फरपुर बिहार का एक जिला है। अपने यहाँ मुजफ्फरनगर है उत्तर प्रदेश में। अरे यार क्या हो गया, देखिए आगे। इसके बाद 1911 से 1920 ईस्वी तक राजेंद्र प्रसाद जी ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत भी की। पहले ये अध्यापन कार्य करते रहे। क्या कर रहे हो? अध्यापन कार्य करते रहे, लेकिन बाद में ये वकालत भी किए। राजेंद्र प्रसाद जी ने क्रमशः कलकत्ता पटना हाईकोर्ट में वकालत की, परंतु गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आंदोलन से ये इतने प्रभावित हुए कि पूर्ण रूप से ये देशभक्ति के कार्यों में संलग्न हो गए। ये सब कुछ छोड़कर देश आजादी में लग गए, स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वभाव से सीधे, सरल, कर्तव्यनिष्ठ, देश सेवक, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, निर्भीक तथा साधु प्रगति के व्यक्ति थे। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है कांग्रेस, इसके सभापति चुने गए। 1962 ईस्वी तक, 1947 से लेकर 1962 ईस्वी तक वे भारत के राष्ट्रपति रहे और सन 1962 ईस्वी में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इन्होंने जीवन प्रयत्न हिंदी और हिंदुस्तान की निस्वार्थ रूप से सेवा की। 1963 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद जी का देहांत हो गया। 1963 में इनका देहांत हो गया। साहित्यिक परिचय देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महान देशभक्त होने के साथ साथ सफल लेखक भी थे। सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर इनके लेख निरंतर लगातार प्रकाशित होते रहते थे। ये एक देशभक्त भी थे, उसके साथ साथ ये एक लेखक भी थे। इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद को भी सुशोभित किया। इनके अनेक भाषण भी प्रकाशित हुए, जिनमें विचारों की क्रमबद्धता और स्पष्टता
भाषा की सरलता और स्वाभाविकता तथा हृदय की संवेदनशीलता और देशभक्ति के एक साथ दर्शन होते हैं। इनकी रचनाओं में उदाहरणों की प्रचुरता है। कुछ रचनाओं में अत्यंत प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति देखने को मिली। देखिए इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इनकी रचनाएं क्या है। भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, इनकी कृतियां, इनकी रचनाएं हैं। शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, खादी का अर्थशास्त्र, चंपारण में महात्मा गांधी, संस्कृति का अध्ययन तथा अन्य प्रकाशित भाषा संग्रह आदि। इनकी भाषा शैली, भाषा क्या थी। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने साहित्य का माध्यम खड़ी बोली को बनाया। इनकी भाषा सरल, सुबोध और व्यवहारिक है, इसलिए इसमें संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बिहारी आदि भाषाओं के शब्दों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग हुआ है। इन्होंने भाषा में ग्रामीण कहावतें और ग्रामीण शब्दों के भी प्रयोग किए हैं। इनकी भाषा में कहीं भी बनावटीपन दिखाई नहीं देता है। इनकी शैली भाषा शैली और साहित्यिक शैली थी। तो ये हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में स्थान बचाए। हिंदी साहित्य में स्थान तो आप अपने से लिख सकते हैं, यानी हिंदी राजेंद्र प्रसाद जी हिंदी साहित्य में अपना अनुभवी लेखन से अपूर्व श्रृंगार किया। वे हिंदी निबंधों के विषय बड़े गंभीर और उनके विषय व्यापक रहे हैं। अतः हिंदी में साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है और रहेगा। राजेंद्र प्रसाद जी का ये जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इनकी रचनाएं, भाषा शैली आपको कॉपी में घर में लिखना है। होमवर्क है ये, आज का क्लास 10th होमवर्क है ये, इसको आप लोगों को करना है। ठीक है, होमवर्क में इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। देखिए आइए पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति देखिए, कोई विदेशी जो भारत में बिल्कुल अपरिचित हो, कोई विदेशी व्यक्ति आए और जो भारत के बारे में कुछ न जानता हो, बिल्कुल से भारत से अनजान हो, अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक का सफर करे, तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है। कह रहे हैं करेगी। अगर कोई विदेशी भारत में आए और वह भारत की संस्कृति से या भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, यानी भारत के बारे में कुछ न जानता हो, और वह एक छोर से यानी भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक क्या करे, जाए, घूमे, सफर करे, तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं, या कि इस भारत देश से भारत में इतनी प्राकृतिक विविधताएं देखने को मिलती हैं, इतनी विविधताएं देखने को मिलती हैं कि वह कह उठेगा, वह स्वतः अपने आप ही कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है, जो एक दूसरे से बहुत बातों में, विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं, बिल्कुल भिन्न है। जो कह उठेगा यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। अगर ऐसा कहता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं कर रहा है। इसका कारण भी है, इसका कारण भी है ऐसा उसके कहने का। कह रहा है विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने हो, कह रहा है ऐसी बातों को जो आंखों के सामने हो लेकिन फिर भी वह हमें क्या दिखाई दे, बिल्कुल भिन्न। हम लोग
भारत को ऐसा क्यों कहा गया कई देशों का समूह? हम लोग देखते हैं कि भारत में हर क्षेत्र में हर जगह पे जहां जहां जाएंगे हर राज्य में अलग अलग जगहों पर अलग अलग पहनावे हैं लोगों के, अलग अलग खान पान, बोलियां हैं अलग अलग, कोस दो कोस पर बोली बदल जाती है, पानी बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि यह भारत की कोई एक देश, भारत एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग पाए जाते हैं, विभिन्न जातियों के लोग पाए जाते हैं, विभिन्न बोलियों के लोग पाए जाते हैं, विभिन्न सांस्कृतिक विविधताओं के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए वह अनजान व्यक्ति कह सकता है कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। देखिए, प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतनी प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएंगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती हैं। कि इसकी प्राकृतिक विभिन्नताएं जो हैं, हमारे देश भारत की प्राकृतिक विविधताएं देखने को इतना मिलती हैं जो किसी और देश में मिलना दुर्लभ है। जो किसी और देश में इतनी प्राकृतिक विविधताएं देखना को नहीं मिलती हैं, देखना मिलना ही मुश्किल और दुर्लभ है। इतनी विविधताएं सिर्फ इसी महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप? भारत देश में। इतनी प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएंगी जो किसी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती हैं। कहते हैं इतनी विभिन्नता, इतनी प्राकृतिक विविधताएं भारत में इतनी नजर आती हैं जो बहुत ही मुश्किल से किसी और देश में नजर आती है, जहाँ किसी और देश में देखना दुर्लभ होता है। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर पर मिलेंगी। आपको एक छोर पर जाइए, एक किनारे पर उत्तर दिशा जाइए, आपको यहाँ क्या मिलेंगी? हिमालय की बर्फ से ढकी हुई ऊंची आपको चोटियां दिखाई देंगी। जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा, जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर जाएंगे, जैसे जैसे उसमें आते जाएंगे और दक्षिण की ओर जाते जाएंगे, दक्षिण की ओर आप जाते जाएंगे, आपको क्या मिलेगा? कह गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर, कह गंगा जमुना के जो मैदान है, नहीं गंगा यमुना के जो किनारे बसा हुआ जो मैदान है, इनको छोड़कर जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सहस्राद्रि, नीलगिरी श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने आएंगे। करें आगे जैसे हिमालय को छोड़कर आप आगे दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो गंगा जमुना का आपको बृहद फैला हुआ बहुत बड़ा मैदान दिखाई देगा। उससे और आगे बढ़ेंगे तो आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से विंध्य की श्रेणियां, अरावली श्रेणियां, सतपुड़ा की श्रेणियां, सहस्राद्रि और नीलगिरी की श्रेणियां आपको के बीच आपको समतल हिस्से जो है, यहीं बराबर मैदानी वाले हिस्से जो है वो रंग बिरंगे देखने में लगेंगे, हमें रंग बिरंगे दिखाई देंगे। हिमालय की सर्दी के साथ साथ, चाहे वो क्या हो, हिमालय की चाहे वो सर्दी हो, भयंकर सर्दी हो, हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल भर में कभी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती है, हिमालय की चाहे वो सर्दी हो जो कभी भी मनुष्य गर्म कपड़े और आग नहीं छोड़ता है। आपको एक जगह ये देखने मिला। और अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि में मिलेगी। क्या करें यहाँ आपको अगर असम की पहाड़ी में 300 इंच तक की वर्षा वाले अतिवृष्टि क्षेत्र आपको दिखाई देते हैं, तो राजस्थान के जैसलमेर जैसे स्थानों पर 2-4 इंच वर्षा वाले ऐसे भी क्षेत्र दिखाई देते हैं जहां पर बहुत कम वर्षा होती है। अर्थात असम की जलवायु अत्यधिक आर्द्रता युक्त है, तो वहीं जैसलमेर की आर्द्रता अत्यधिक गर्म है। क्या है? गर्म है।
कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो। क्या कह लगता है जैसे भूमि न होकर आग से तपता हुआ तवा हो। जैसलमेर में क्या लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे यहाँ भूमि ना हो या आग से गर्म किया हुआ एक तवा हो। विश्व में पाया जाने वाला कोई अन्न अथवा फल ऐसा नहीं है जो भारत देश में न पैदा होता हो, जो भारत देश में न पैदा होता हो या यहाँ उत्पन्न न किया जा सकता हो। ऐसा कोई अनाज नहीं है, कोई ऐसा फल नहीं है जो यहाँ पैदा न किया जा सकते। कोई अन्य अथवा कोई फल ऐसा नहीं है जो यहाँ पर पैदा ना होता हो या जिसे पैदा ना किया जा सकते हो। क्योंकि यहाँ विश्व में पाई जाने वाली सभी प्रकार की जलवायु मिलती है। विश्व में पाई जाने वाली सभी प्रकार की जलवायु यहाँ भारत देश में मिलती है। मिट्टियां भी लगभग सभी प्रकार की पाई जाती हैं थोड़ी बहुत मात्रा में विश्व में पाए जाने वाले, देखिए, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो, ना कोई ऐसा वृक्ष है, ना जानवर है जो फैले हुए जंगलों में ना मिले। क्या कहें कि ऐसा कोई विश्व में थोड़ी बहुत मात्रा में विश्व में पाए जाने वाला खनिज की मिट्टी पाए जाते हैं। कहें ऐसा यहाँ कोई खनिज पदार्थ नहीं है जो यहाँ की मिट्टी में ना पाया जाता हो। ये सभी एक से बढ़कर एक खनिज पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। विश्व का ऐसा कोई जानवर नहीं है, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जो यहाँ के वनों में ना पाया जाता हो, यहाँ के जंगलों में, यहाँ के प्रदेशों में ना पाया जाता हो। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। इसी तरह मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं और बोलियां तो अनगिनत हैं। बोलियों की तो गिनती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है और वो कहावत क्या है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। क्या करें, यहाँ से फिर से करें, यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि अगर भारत की प्राकृतिक विविधता को, यहाँ के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा को, खान पान, शरीर और मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा है या कहीं और किसी अन्य देश में नहीं है। यह वैज्ञानिक सिद्धांत भी है कि किसी स्थान की जलवायु व्यक्ति के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान और शारीरिक विकास के आदि को प्रभावित करती है। विज्ञान के इस सिद्धांत का जीता जागता अगर प्रमाण कहीं है या ये कहें व्यवहारिक रूप से यहाँ के विभिन्न राज्यों के लोगों में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है, और विज्ञान का यह प्रमाण सिर्फ भारत में ही आपको देखने को मिलेगा। इसका जीता जागता प्रमाण क्या है, भारत देश है, यहाँ के लोग हैं। अर्थात भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, शारीरिक संरचना देखने में विविधता तो मिलती है, यानी उनके खान पान, रहन सहन, शारीरिक संरचना सब में हम देखेंगे कि कोई ना कोई विविधता, कोई न कोई भिन्नता पाई जाती है, मिलती है। उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि यहाँ की प्राकृतिक विविधता, यही जलवायु है। उसका सबसे प्राकृतिक कारण क्या है? यहाँ की विविधता और जलवायु है। और क्या करें कि यहाँ पर एक क्या है कि इस तरह मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं। यहाँ पर पूरे भारत के जितने राज्य हैं, हर राज्य में अलग अलग एक मुख्य भाषाएं हैं, कोई न कोई भाषा प्रचलित है। और बोलियां तो अनगिनत हैं, बोली जो है अनगिनत हैं, बोलियों की कोई गिनती नहीं की जा सकती है। क्योंकि यहाँ एक कहावत बहुत मशहूर है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी। यहाँ एक कहावत मशहूर है कि एक कोस पर कुछ दूर जाइए, एक कोस के बाद आपको पानी का स्वाद बदला हुआ नजर आएगा। यहाँ पानी पियेंगे तो कुछ और, एक कोस जाएंगे तो 4 किलोमीटर बाद जाएंगे, 4-6 किलोमीटर बाद जाइए,
आप पानी पियेंगे वहाँ का स्वाद बदला हुआ मिलेगा। वही कह रहा है यहाँ हिंदुस्तान में तो कोस कोस पर पानी भी बदला हुआ मिलता है और 4 कोस पर लोगों की वाणी यानी लोगों की बोली बदली हुई मिलती है, लोगों की वाणी बदली हुई मिलती हैं। अभी हम यहाँ प्रयागराज में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, इधर बनारस में जाएंगे हमें अलग बोली मिलेगी, और आगे जाएंगे बलिया जाएंगे अलग मिलेगी, फिर उसके आगे और आगे जाएंगे बिहार वगैरह, देखिए सब अलग अलग विभिन्न प्रकार की बोलियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। और बहुत से लोग बोलते भी हैं जो जानते हैं, जो यहाँ के। देखिए आगे कह रहे भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया में सभी देशों में बसे हुए हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। कह रहे हैं भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले, कह रहे विश्व के सभी प्रमुख देश धर्मों के अनुयायी, विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के अनुयायी हमारे देश में मिल जाएंगे आपको, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, जैन हो, ऐसा कोई धर्म नहीं जो यहाँ पर न पाया जाता हो, ऐसा कोई धर्म नहीं जो यहाँ पर जिस धर्म के लोग यहाँ पर ना मिलते हो। वही कह रहा है कि भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं जो सारी दुनिया के लोग इस देश में आकर बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ की बोलियां की गिनती आसान नहीं है, जिस प्रकार यहाँ इस धरती की बोलियां संस्कृत से संपन्न तो होती हैं, यहाँ बोलियां संस्कृति से संपन्न करती हैं, यानी उनकी गिनती नहीं की जा सकती, उसी प्रकार यहाँ की जातियों की भी गिनती नहीं की जाए, यहाँ के धर्मों की भी गिनती, उसी प्रकार असंख्य धर्म संप्रदाय तथा विचारधाराएं भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाती हैं। करें यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की गिनती करना आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी इन विभिन्नताओं के यानी भारत में फैली हुई इन प्राकृतिक विविधताएं हों, चाहे जाति की विविधताएं हों, चाहे धर्म की विविधताएं हों, चाहे सांप्रदायिक विविधताएं हों, इन विविधताओं को देखकर अपरिचित यानी अनजान आदमी घबराकर कह उठेगा, घबराकर क्या कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। क्योंकि ऊपर से देखने वालों की तो गहराई में नहीं जाता। एक मिनट, एक लाइन रह गया। यह एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है, जो आश्चर्य की बात नहीं। कह रहे हैं यहाँ एक जाति नहीं बल्कि यहाँ अनेक जातियों का समूह है, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। इससे हमारी प्राचीन संस्कृति अत्यधिक समृद्ध हुई है। इस प्रकार की भिन्नताओं को देखकर कोई अजनबी ऐसा महसूस कर सकता है कि भारत एक देश न होकर बल्कि कई देशों का समुच्चय है, कई देशों का समूह है। इसी प्रकार अनेक भारत की जातियों को अनेक राष्ट्रीयताओं में गिना जा सकता है। ऊपर से देखने पर ऐसा आभास मिलता है, ऐसा लगता है, जबकि गहराई से देखने पर पता चलता है कि सब ने मिश्रित होकर, सब ने मिलकर एक भारतीय संस्कृति उच्चता और गौरवशाली बनाने का प्रयास किया है और बनाया है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम बाहर से हमें चाहे जितना हम देखें यह एक तमाम जातियां हैं, तमाम धर्म है, सब अलग अलग हैं, लेकिन जब गहराई से हम इसका अध्ययन करेंगे, गहराई से इसको जानेंगे, तब हमें पता चलेगा इन सब ने एक होकर, यानी इन सब जातियों, धर्म, संप्रदायों ने एक होकर भारतीय संस्कृति की उच्चता को और अधिक गौरवशाली बनाया है, और अधिक गौरवशाली बनाया है। देखिए आगे, पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता, एकता फैली। कहते हैं अगर विचार करके देखें, गहराई के साथ देखें, तो इन विभिन्नताओं में, इन विविधताओं में एक ऐसी समता,
और एकता फैली है। कह रहे इन विभिन्नताओं में एक एकता फैली हुई है, जो एक समूह में बंधे हुए हैं, जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पी लेती हैं। करें ये एकता के सूत्र में इस प्रकार बंधे हुए हैं, जो समस्त विविधताओं को एक धागे में पिरो लेती हैं और पिरो के एक सुंदर समूह बना लेते हैं। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और भिन्न प्रकार की सुंदर मणियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर लेता है। क्या करें? करें यहाँ करें बाहर क्या करें बाहर से देखने पर तो हमें यह भारतीय संस्कृति में भाषा, जाति, धर्म आदि के रूप में भिन्नता के दर्शन होते हैं, दिखाई देते हैं। परंतु हमारे देश में अनेक भाषा भाषी, अनेक जातियों, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। फिर भी उनमें विचारों की एकता है। उनके विचारों में क्या है? एकता है। वे एक ही देश के नागरिक हैं, अतः उनकी संस्कृति भी एक है। उनकी संस्कृति भी एक है। और वहाँ भारतीय संस्कृति इसकी अनेकता में एकता उसी तरह विद्यमान है, जिस प्रकार मणियों में मिलकर एक सुंदर, जिस प्रकार मणियों में एक रेशमी धागे में मणियों को पिरो कर एक सुंदर माला बना ली जाती है, उसी प्रकार यहाँ भारतीय संस्कृति है, जो विभिन्नताएं होते हुए भी सब मिलजुल कर ऐसे एकता रूपी धागे में बनकर एक सुंदर संस्कृति का निर्माण करती हैं। जिस प्रकार मणियां मिलकर माला का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार यहाँ विविधता होते हुए भी यह विभिन्न जाति धर्मों के लोग मिलकर एकता रूपी धागे में बनकर एक सुंदर भारतीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। जिसकी प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से न तो अलग है, न हो सकती हैं, और केवल अपनी सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं, बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है। बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है, सुशोभित होता है और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। कह रहे मणियां अथवा पुष्प हो, चाहे उनको एक धागे में पिरो लीजिए, कहे वो दूसरों से तभी तक अलग अलग दिखाई देते हैं। वो दूसरों से तब तक अलग अलग दिखाई देते हैं जब तक उन्हें एक धागे में पिरोया नहीं जाता है। अरे वह मणि हो या पुष्प हो, वह दूसरों से तब तक अलग अलग दिखाई देते हैं जब तक उन्हें एक धागे में पिरो नहीं दिया जाता है। एक धागे में पिरोया नहीं जाता है तब तक वह अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। एकता के रेशमी धागे में पिरोई हुई इन मणियों में प्रत्येक मणि दूसरी मणि को सुशोभित करती है, और उसकी शोभा से स्वयं भी शोभायमान होती है। अर्थात माला में गुथे हुए विभिन्न फूलों के साथ भी ऐसा प्रतीत होता है, जैसे भारतीय संस्कृति में व्याप्त विभिन्नताएं, फैली हुई विविधताएं ऐसी मणियां अथवा पुष्पों के समान हैं, जो एकता रूपी धागे में गुथी हुई हैं। इसी एकता के कारण भारतीय संस्कृति जैसी विशाल और आकर्षक माला का निर्माण हुआ है। अगर यह एकता ना होती तो भारतीय संस्कृति का इतना विशाल और आकर्षक माला का निर्माण ना होता। इसकी भिन्नता में भी सुंदरता है, और ये विभिन्नताएं एक दूसरे को और अधिक सुंदर बनाती हैं। जैसे मणियां होती हैं, पुष्प होते हैं, भिन्न भिन्न रंग के होते हैं, भिन्न भिन्न कलर के होते हैं। पुष्प होते हैं भिन्न भिन्न रंगों के, गुलाब, अलग अलग पुष्प होते हैं ना तमाम। इनको एक धागे में पिरो लिया जाता है तो ये अलग अलग चिन्ह तो दिखाई देते हैं, लेकिन ये एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। एकता के सूत्र में बंधकर एक माला का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार भारत के लोग हैं जो विभिन्न जाति के हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, लेकिन एक ऐसी माला है, और वह माला भारतीय संस्कृति की माला में एक में बंध जाते हैं तो वह माला और अधिक सुंदर हो जाती है।
यही और यह विभिन्नताएं एक दूसरे को भी और अधिक सुंदर बनाती हैं या बना रही होती हैं। देखिए आगे, देखिए आगे क्या है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, यह केवल एक काव्य की भावना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। क्या करें, विशाल भारत की बहुरंगी संस्कृति की अनेकता में एकता व्याप्त है। हम लोग जानते हैं हमारा देश बहुत विशाल है, इसमें बहुरंगी संस्कृति पाई जाती है, लेकिन फिर भी इसमें अनेकता में एकता व्याप्त है, यानी अनेकता में एकता ही है। यह किसी कवि की कल्पना मात्र नहीं है, यह किसी कवि की कल्पना मात्र नहीं है। लेखक ने किसी भावावेश में आकर ऐसा नहीं लिखा है, यानी किसी भाव में आकर, किसी भावावेश में आकर ऐसा उत्साहित होकर ऐसा लिख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा है तब लिखा है, ऐसा है तभी लिखा गया है। भावावेश में आकर लिखा कि भारतीय संस्कृति के मूल में एकता विद्यमान है। यह कविता की उड़ान नहीं है, यह कविता की उड़ान नहीं है, वरन बल्कि यह एक ऐतिहासिक सत्य है। जैसे विभिन्न झरनों और नदियों के उद्गम स्थल पर, कह रहा है जैसे विभिन्न झरनों और नदियों के उद्गम स्थल अलग अलग होने पर भी उनका जल दूर दूर से होकर या दूर दूर से आकर सागर की गोद में मिल जाता है, यानी एक जगह जाकर मिल जाता है। उसी प्रकार यह भारतीय संस्कृति है, उसी प्रकार यह भारतीय संस्कृति है, उसी प्रकार यह भारतीय संस्कृति है। कह रहा है उनका संगम सागर कहलाता है। जिस प्रकार नदियां विभिन्न जगहों से विभिन्न नदियां निकलती हैं और जाकर सब एक जगह सागर में मिल जाती हैं और उनका संगम सागर कहलाता है, उसी प्रकार यह भारतीय है, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति है। यहाँ अनेक विचारधाराओं के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। झरने हजारों वर्षों से भारत में आकर मिलते हैं। विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग यहाँ पर रहते हैं जो हजारों वर्षों से भारत में आकर मिलते हैं। इन सब के मिलने से एक विस्तृत और गहरे सागर का निर्माण हुआ है, एक विस्तृत और गहरे सागर का निर्माण हुआ है। इसी सागर को हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, इसी सागर को हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं, इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं। प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती हैं, पर इसमें सब में एक ही शुद्ध सुंदर स्वस्थ और शीतल जल बहता है जो उद्गम और संगम एक हो जाता है। ठीक, जिस प्रकार विभिन्न नदियों उद्गम स्थल और प्रवाह क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है, उन क्षेत्रों में अलग अलग अन्न फल फूल आदि उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न विचारधाराओं ने देश में विभिन्न प्रकार के रहन सहन खान पान रीति रिवाज आचार विचार आदि को जन्म दिया है। जिस प्रकार नदियों में प्रवाहित होने वाला जल शीतल स्वच्छ और कल्याणकारी होता है, उसी प्रकार देश में व्याप्त इन विचारधाराओं में प्रेम अहिंसा तथा लोक कल्याणकारी रूप प्रवाहित होता रहता है। यह जल अपने निकलने का स्थान यानी उद्गम पर भी एक समान होता है और मिलन स्थल भी एक होता है। जहां से ये निकलते हैं वहां भी इनका जल एक होता है और जहां पर इनका संगम होता है वहां पर भी इनका जल एक ही होता है। ठीक इसी प्रकार हमारी सभ्यता और संस्कृति में जो विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जो विविधताएं देखने को मिलती हैं, वे सब बाहरी वस्तु हैं, यानी वो बाहर से दिखने में भले अलग अलग हों, लेकिन आंतरिक रूप में सब में एक ही भाव रहता है। लेकिन आंतरिक रूप में सब में एक ही भाव रहता है, एक ही रूप से बहता है, एक ही भाव बहता है। और ऊपर से दिखाई देने वाली ये विविधताएं आरंभ में एक रहती हैं
और हाँ, अगर भिन्नता है तो वह केवल प्रभाव में ही है, किसी और चीज में नहीं है। आरंभ में एक रहता है लेकिन अंत में हमारी भारतीय संस्कृति में मिलकर यह एक हो जाती हैं और भारतीय संस्कृति को प्रभावशाली बनाती हैं। तो ये हो गया भारतीय संस्कृति का, अभी थोड़ा सा हुआ है 2-3 पैराग्राफ, बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए जितना आप लोग पढ़े हैं इतना आप लोगों को कंप्लीट करना है। होमवर्क में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय है, इसके अलावा रेखांकित अंशों की तथ्यपरक व्याख्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला दूसरा, मेरे ख्याल से ये पढ़ लियो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 पढ़ लिए हो अभी। इन चारों को आपको यहाँ करना है, इन चारों को आप होमवर्क भी कंप्लीट करिए और जीवन परिचय भी कंप्लीट करिए। ठीक है, इतना कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट टाइम आगे पढ़ाया जाएगा। ओके, बाय।